चर्चा करते हैं कि क्या गठबंधन की राजनीति के समापन की शुरुआत हो गई है भारत में। हमारे साथ मेहमान हैं विनोद दुआ जी के अलावा आकार पटेल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, धीरज नायर और संजय कुमार। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेमचंद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। हम लोग इस सत्र में हार जीत की जिम्मेदारी तोहमत को अगर छोड़ दें, आमतौर पर पब्लिक डिस्कशन में यह आ रहा था कि अभी गठबंधन का युग चलेगा भारत में। ये हम लोग सुनते थे। हम लोगों ने अंदेशा लगाया नहीं था कि शायद किसी एक सिंगल पार्टी पर देश भरोसा कर ले। हम कहते थे कि बड़ी पार्टियों ने इतनी तबाही मचाई है कि भरोसा नहीं करने वाला वोटर, ये कर लिया गया। इस फैक्टर को कैसे समझा जाए पुरुषोत्तम जी? देखिए, मुझे लगता है कि ये इस खास चुनाव में ऐसा हुआ है और उसमें प्रचार का, कांग्रेस के बहुत ही खराब परफॉर्मेंस का और मोदी के बहुत ही सुलझे हुए, सधे हुए और आक्रामक अभियान का योगदान है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम अभी इस चुनाव के आधार पर यह घोषणा कर सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति के युग का अंत हो गया। ऐसा मुझे नहीं लगता। संजय जी? काफी हद तक मैं पुरुषोत्तम जी की बात से सहमत हूं। ये मुझे लगता है कि एक पड़ाव है। ऐसा मान लेना कि सिर्फ इन नतीजों को देख के हम ये मान लें कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अंत हो गया या उनकी भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में खत्म हो गई, ऐसा मैं भी नहीं मानता। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, कुछ राज्यों को देखें, खासकर नॉन हिंदी भाषी राज्यों को, जहां वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में, इन दोनों में तो दोनों क्षेत्रीय दलों ने बहुत अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, तो इसे खत्म नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल ठीक है धीरज, इससे इनकार नहीं है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका, क्योंकि राजनीति में कैलेंडर में कोई आखिरी दिन नहीं होता, लेकिन दिल्ली की सरकार के लिए किसी एक पार्टी को अप्रत्याशित रूप से इतना बड़ा समर्थन दे देना, ये क्या दर्शाता है? क्या ये एक नेशनल पार्टी के वापस एक्सेप्टेंस की शुरुआत है? आई थिंक हाँ, चाह है कि स्थिरता हो, डिसाइसिव सरकार हो, तो ये तभी हो सकता है अगर एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले। तो इसमें थोड़ा बहुत ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन देश में नहीं अंत हुआ है कोalition राजनीति का, क्योंकि अगर आप देखें तो लेकिन रिवर्स हो सकता है कि 1984 तक 79 तक कांग्रेस मेन पार्टी होती थी और ऑपोजिशन में दल मिलके आते थे। अब शायद बीजेपी मेन पार्टी होगी और कांग्रेस और रीजनल पार्टीज को आके कोalition में अपोज करना पड़ेगा फ्यूचर में। आकार, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुछ दिन पहले पृथ्वीराज चौहान जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उनका एक बयान आया था कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, जबकि फिर उन पर एक तोहमत ये लगाई गई कि आप कोलिशन गठबंधन की सरकार तो उनके साथ मिलकर बना लेते हैं, लेकिन आप ऐसा सवाल उठाते हैं। सवाल जो निकल रहा है इससे वो ये है कि क्या 15 किस्म की विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाएं, रीजनल एस्पिरेशंस, अपने आप एक नेशनल एस्पिरेशन बना देती हैं, या नेशन स्टेट को दोबारा से क्वेश्चन करने का, उसको परखने का वक्त आया है? देखिए, तारीख ये हमें सिखाती है कि जब भी कोई क्षेत्रीय पार्टी दिल्ली में आती है तो वो एक नेशनलिस्ट पोस्चर अपनाती है, और इसका मतलब है कि खा वो फॉरेन अफेयर्स हो, खा वो इकोनॉमी हो, उसमें उसका एक जो प्रोजेक्शन रहता है वो उसकी स्टेट लेवल की पॉलिसी से बरक्स रहता है। और हमें ये देखने मिला है कि जब भी देखें तो शायद बंगाल हो या तमिलनाडु हो, वहाँ से एक गुट जब दिल्ली जाता है तो उनका जो राजनीति का पैटर्न है वो बदल जाता है थोड़ा सा। तो मैं नहीं मानता कि इस एक चुनाव से ये जाहिर है कि इस ढंग की पॉलिटिक्स जो है वो खत्म हो चुकी। मैं पुरुषोत्तम आपसे जानना चाहता हूं, वैसे भी कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन जो है इस दफे वो लड़ी गई यहां पर भारत में, और उधर से नेशन स्टेट पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसकी दोबारा से व्याख्या करने की जरूरत है। तीसरा जो मेरा सवाल है कि क्या 15-16 किस्म की मुख्तलिफ क्षेत्रीय आकांक्षाएं अपने आप एक राष्ट्रीय आकांक्षा बन जाती हैं? नहीं बनती है। ठीक उस तरह जैसे मिसाल के तौर पर 4 का अंक जो है उसमें केवल 2 और 2 शामिल नहीं होते, 4 की एक अलग यत्ता भी होती है, एक अलग सत्ता भी होती है। उसी तरह चाहे 2 पार्टियां हों चाहे 10 पार्टियां हों, अगर वो एक कोलिशन बनती हैं और नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरवीन करती हैं, तो आकार ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरह की अस्तित्वगत मजबूरी उनके लिए बन जाती है कि वो अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा रीडिफाइन करें, कम से कम केंद्र के स्तर पर। और केंद्र के स्तर पर विदेश नीति का सवाल है, रक्षा का सवाल है, सारे देश को सामने रख के विकास का मॉडल विकसित करने का सवाल है, तो वो संभव नहीं है जी। जो दूसरी बात आप कह रहे हैं विनोद जी, उसमें राष्ट्रपति के ढंग का चुनाव हो, आप ध्यान दें कि ये प्रयत्न भाजपा पिछले 10 साल से कर रही है।
2004 बल्कि उसके पहले का भी चुनाव, उसमें अटल जी हमारे कैंडिडेट हैं, फिर दोबारा अटल जी कैंडिडेट हैं, फिर अडवाणी जी, फिर मोदी जी। तो ये मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ढंग का चुनाव प्रधानमंत्री का है, लेकिन ढंग राष्ट्रपति वाले ढंग का है। ये करने में भाजपा को सफलता मिली है इस बार, ये बात सही है। आइए इस चर्चा में हम लोग शामिल करते हैं दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ हैं, प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी से और प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस पार्टी से। प्रकाश जी, आपको फिर एक बार हमारी तरफ से बधाई, बहुत ही शानदार जीत के लिए। हम लोग यही समझने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर कि इस जनादेश का क्या मतलब है, कि क्या राष्ट्रीय पार्टी को एक पार्टी की वापसी केंद्र में पूरे बहुमत के साथ गठजोड़ युग पीछे हो गया और ये हो गया है, तो उसका काउंटर ये है कि नवीन पटनायक या जयललिता या ममता तो अभी भी अपने यहां बिल्कुल मजबूत हैं। तो ये शायद कहना ठीक नहीं होगा कि गठबंधन युग का समापन हो रहा है। आप क्या राय रखते हैं? इसके दो चार मतलब है। हमारे तरफ से किसने ये नहीं कहा कि गठबंधन का युग खत्म हुआ है, और उल्टा बल्कि हमने तो ये कहा, और मोदी जी ने भी कहा, कि सरकार चलाने के लिए हमें बहुमत है, लेकिन जो एनडीए है, सरकार एनडीए की बनेगी, और देश चलाने के लिए तो हम सबको सहयोग लेंगे, सबका, और सब लोग सहयोग देंगे, उसका स्वागत भी करेंगे। तो ये दृष्टिकोण है। तो इसलिए कोई ये हर बार पार्टी में चुनाव हुआ तो उन्होंने वोटर के लिए भी कहा कि जिन्होंने वोट दिए उनको तो धन्यवाद है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिए तो भी मेरे लिए अब सरकार बनने पर 125 करोड़ जनता समान है। तो ये जो होता है, मुझे लगता है ये मैच्योर पॉलिटिक्स की बात है। इसके दो तीन मतलब है। आपने पूछा, एक मिनट, ममता जरूर और जयललिता और बीजेडी, इन तीनों का अपना एक एजेंडा है, अपना एक केवल जाति का आधार नहीं है। देखो, बंगाल में जाति का आधार नहीं है, यहाँ जाति का आधार नहीं है, और जयललिता खुद ब्राह्मण होकर भी द्रविडियन पार्टी का नेतृत्व कर रही है, वहां भी जाति का मुद्दा वो इस तरह से नहीं है, और वहां वो अपने एजेंडे के साथ जीते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत राजनीति खत्म करी और जीते, लेकिन जिन्होंने केवल मोदी विद्वेष की राजनीति की जी। कांग्रेस लगातार 10-12 साल, नीतीश कुमार अभी पिछले 12 महीने से या 2-4 साल से, जब हमारी वहां कार्य समिति हुई थी और वहां खाने पर बुलाकर खाने का निमंत्रण अडवाणी जी को दिया हुआ वापस लेना, ऐसी जिन्होंने अवधिता रखी, उनका सजा मिला है, जनता ने दिया है। जावड़ेकर साहब, और ये जो एक मिनट, एक मुद्दा पूरा करता हूं, कि उन्होंने जो मोदी विद्वेष किया, तो मायावती हो, मुलायम हो, नीतीश हो, लालू हो, कांग्रेस हो, सबको जनता ने धराशायी। नहीं जावड़ेकर साहब, प्रश्न ये नहीं है कि मतलब नरेंद्र मोदी के बारे में हो या भारतीय जनता पार्टी के बारे में हो। सवाल जो सीधा साधा हमारे सामने वो ये है कि 1989 से कोalition की, गठबंधन की राजनीति शुरू हुई जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो 1998 तक आते आते अटल जी खुद कह रहे थे कि लोग मुझसे पूछते हैं ये कैसी सरकार है, 14 पार्टियों की सरकार है, तब देवेगौड़ा की सरकार थी। सवाल ये है कि ये जो मैंडेट आया है, जनादेश आया है, क्या इसे हम ये माने कि जो गठबंधन की राजनीति का युग अभी तक चला है पिछले 25 साल, उसके समापन की ये शुरुआत है? नथिंग टू डू विद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। ये कह सकते हो, हाँ ठीक है, ये कह सकते हो कि एक मजबूत पार्टी जिसको खुद का बहुमत है और फिर उसके सहयोगी दल है, तो जो खींचतान अपन बाकी कोएलिशन में देखा, या किसी के एक समर्थन निकालने से, एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी, इस तरह का आप संकट स्थिरता पर न है, न कार्यक्रम करने पर है, क्योंकि एक कि मूल पार्टी जो है उसको पूर्ण बहुमत है जी। तो ये जो होता है, ये कंफर्टेबल पोजीशन है। आपने जो कहा वो सत्य है कि ये शायद देश के मैच्योरिटी के साथ साथ ये गठबंधन राजनीति का एक समाप्त होने की आरंभ हो सकता है। जी संजय, लेकिन इस विजय के दूसरे दो अर्थ है, वो एक एक वाक्य में बताऊं। पहले तो ये पॉजिटिव मैंडेट है, यानी कांग्रेस पर तो लोग गुस्सा थे, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, उसके लिए तो लोगों ने कांग्रेस को नकारा, इसलिए कांग्रेस के हर जगह वोट 10 या 20% कुल मिला के 10% कम हुए हैं देश भर में जी। लेकिन पॉजिटिव मैंडेट इसलिए कि दो चीजें हुई है। एक 10% वोट सब जगह ज्यादा हुआ है पिछले चुनाव से जी।
और 10% वोट प्रादेशिक पार्टियों का भी शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ, लोकसभा में प्रेफर्ड पार्टी करके भी, और ये हमने देखा है बहुत जगह। हाँ, ये बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्ट आप बता रहे हैं। प्रेमचंद जी, आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है जो हमने इनसे पूछा, वही कि किसी को उम्मीद नहीं थी, शायद बीजेपी ने भी ये नहीं सोचा था कि अकेले उनको बहुमत मिलेगा। ये एक अप्रत्याशित घटना है और आप अब समझते हैं, एक राज्य का उदाहरण है, जिस भी राज्य में कांग्रेस तीसरे नंबर पर गई है दोबारा खड़ी नहीं हो पाई है। करीब करीब वही स्थिति दिल्ली में बन गई है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी हालत में है। तो गठबंधन के इस युग में एक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस ने अपनी जगह खो दी है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी वाला जो एक सीन है, उसमें अब कांग्रेस पार्टी रेस से लंबे समय तक बाहर रहेगी। मैं ये नहीं मानता कि इस चुनाव परिणाम के आधार पर हम ये आकलन आज लगा लें कि कोई पार्टी अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं की है तो लंबे समय तक उसका कोई पोल प्रोस्पेक्ट नहीं रहेगा। यह कहना, मैं समझता हूं हम लोग कुछ ज्यादा भावुक होकर इस तरह की बातें करने लगे हैं। मेरा मानना है कि बीजेपी 2 MP की पार्टी बन गई थी और अटल जी जैसे और आडवाणी जैसे बड़े नेता के रहते, और फिर उन्हीं नेताओं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाया। आपने एक्सपेक्ट किया था? यह भी एक सच्चाई है। तो मैं समझता हूं इस देश में कई बार बुरी तरह से पार्टियां पराजित भी हुई हैं, लेकिन जनता का फिर से उन्हें विश्वास भी हासिल हुआ है। तो यह चुनाव हमारे लिए एक संकेत है और सीधा मैसेज है पब्लिक का कि कांग्रेस को गंभीर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर कहां चूक हुई। इतने सारे अच्छे कार्यक्रम चलाए गए, फिर भी जनता का भरोसा हमको नहीं प्राप्त हुआ, तो कहीं न कहीं खामियां रही हैं। निश्चित तौर पे पार्टी आलाकमान उस पर गौर करेगा और फिर से हम अपने आप को जनता के भरोसे के लायक बनाएंगे और फिर से हमारा ये मानना है कि पब्लिक का विश्वास हमको प्राप्त होगा। इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद या अगले चुनाव में हम फिर से वापसी हमारी हुई है। जी, अच्छा मिश्रा जी, देश में जनता के ऊपर हमारा इतना जरूर मानना है कि हमसे नाराजगी थी, लोगों को हमारे खिलाफ जो लगातार दुष्प्रचार होता रहा उससे नाराजगी थी और हम जनता को उन नाराजगी को दूर नहीं कर पाए। अच्छा, अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दें जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आने वाले सालों में जो कांग्रेस होगी, क्या राहुल गांधी की इमेज पर होगी? राहुल गांधी अपनी कांग्रेस बनाएंगे, अपने किस्म का रिवैम्प करेंगे, या ओल्ड गार्ड वो काबिज होगा? देखिए, मेरे ख्याल से जो परिस्थितियां हैं, इन तमाम राजनीतिक बातों को विश्लेषण करने की आवश्यकता है और जब हम आत्ममंथन करने बैठेंगे, समीक्षा होगी, तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में समझता हूं अगले 2-4 दिनों में होनी है, उस पर इन चीजों को चर्चा होनी है। लेकिन मेरा मानना है कि हम श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में ही आगे फिर बढ़ेंगे। राहुल गांधी की सोच बड़ी अच्छी थी, उन्होंने अच्छी सोच को लाया, हम कार्यकर्ता उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए, यह हम एडमिट करते हैं। वो पार्टी संगठन में भी चुनाव लाना चाहते थे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लाना चाहते थे, सरकार संगठन में भी कुछ अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट कराना चाहते थे। आज बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली है, हमें बहुमत नहीं थी, कई बार हमें चुप रहना पड़ता था, वो कठिनाइयां हमारे साथ हुई थी। लेकिन श्री राहुल गांधी के अगुवाई में मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस को फिर से अगर खड़ा होना है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही हम खड़ा कर सकते हैं और उसमें उनके नेतृत्व को लेकर इतना मैं आपको भरोसा दिलाऊं कि चूंकि अगर किसी लीडर की नीयत साफ हो तो आज देर से ही जो कुछ लेट ही होगा, लेकिन मैं मानता हूं वो अपने हिसाब से पार्टी को बनाएंगे और जनता का भरोसा प्राप्त करेंगे। संजय जी, इसमें जैसे कल नारे लगे थे प्रियंका लाओ देश बचाओ। बिल्कुल, मैं जल्दी से कह दूं कि राहुल गांधी की जो नीति थी 2009 के बाद थी कि कोalition में नहीं जाना है कांग्रेस को, अकेले बहुमत प्राप्त करेंगे। अब क्या स्ट्रेटेजी होगी राहुल जी की कांग्रेस में भी कि अभी 46 सीट से क्या आप सीधा 272 टारगेट करेंगे या फिर कोalition बना के करेंगे? बिल्कुल वैलिड सवाल है प्रेमचंद जी, बड़ा सिंपल है कि हम अपने बूते पर करेंगे और अलायंसेस नहीं करेंगे। ये रणनीति बहुत लंबे समय तक राहुल गांधी ने चलाई थी, उन्हीं का आइडिया था ये। अब इस परिस्थिति में पहुंचने के बाद क्या आप लोग भी एक ग्रैंड अलायंस बनाने की तरफ कोशिश करेंगे या अब अकेले ही खड़े होने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इस जगह से जब 0 पर पहुंच गए हैं तो अकेले ही बूते पर क्यों ना करें, अब आप लोग अलायंस के चक्कर में क्यों पड़े? देखिए, तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर अभी चर्चा होनी बाकी है और मैं समझता हूं कि इतने बड़ी पराजय के बाद निश्चित तौर पे गंभीर आत्ममंथन पार्टी के अंदर होगा। सर, चूंकि आप इसकी बात कर रहे हैं प्रेमचंद जी, देखिए मैं बताता हूं क्यों कांग्रेस पार्टी हम लोगों को बहुत ही मूर्ख समझती है। उसका 2 उदाहरण।
आज मुख्यमंत्रियों से पहले कहवा दिया गया कि हमसे इस्तीफा ले लो, इस्तीफा ले लो, इस्तीफा ले लो। हमेशा की तरह से गांधी नेहरू परिवार के अध्यक्षों को बचाने के लिए ये परेड कराई जाती है। बचपन से हम लोग ये देखते आए हैं, जर्नलिज्म कवर कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, तब से देखते आए हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं मंथन होगा, कृपया बताइए असेंबली के चुनाव का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का मंथन वाली रिपोर्ट के बारे में एक लफ्ज भी आपकी पार्टी ने हमसे शेयर किया क्या? तो ये मंथन वाला जो फसाड है, ये खुद को भरमाने के लिए, सेल्फ डिनायल में रखने के लिए कांग्रेस के लिए अत्यंत आत्मघाती नहीं है क्या? नहीं, मैं इसे आपकी भावनाओं के अनुरूप मैं इसे अपने आप को नहीं जोड़ना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं चूंकि यह एक बड़ी पराजय हमको मिली है और हम इस पराजय को विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस परिस्थिति में आज कांग्रेस देश में है, हमें गंभीर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। हमारी कार्यशैली को लेकर, हमारे कार्यक्रमों को लेकर, हमारी जो एक्टिविटी होगी उसको लेकर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लेकर, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। और मैं स्पष्ट मानता हूं हमें राज्य स्तर पर मजबूत नेतृत्व को डेवलप करना पड़ेगा। वो हमारी एक बड़ी कमजोरी है कि स्टेट लेवल लीडरशिप हमारी उतनी मजबूत नहीं है जिससे हमको उतना इनपुट मिले और फीडबैक मिले या हमको ताकत मिले केंद्रीय नेतृत्व के लिए। तो हमें अपने निचली इकाइयों को मजबूत करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं पार्टी आने वाले समय में इस तरह के कई ऐसे कदम उठाएगी जो आप देखेंगे। मिश्रा साहब, एक सवाल मेरा छोटा सा ही है। अभी बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर से बात हो रही थी, उन्होंने माना है कि ये गठबंधन की राजनीति जो रही है अभी तक पिछले 25 साल से, उस दौर के समापन का आरंभ है, उस दौर के समापन की शुरुआत है। अगर ये शुरुआत है और जब भी अगले चुनाव होते हैं तो क्या आपको दिखता है कि फिर कोई एक पार्टी ही आएगी सत्ता में? देखिए, मैं मानता हूं कि केंद्रीय सत्ता के लिए एक पार्टी की सरकार होना बहुत ही आवश्यक है। आज अगर बीजेपी को खुद पूर्ण बहुमत मिल गई है तो बीजेपी के ऊपर एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी और अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी कि उन्होंने जो वायदे किए थे देश की जनता से पूरे पोल कैंपेनिंग में श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अब उन्हें पूरा करना है। उसके लिए उनको पास इफ बट अप नहीं रहेगा। हमारे साथ कठिनाई थी कि हमें कई मित्रों के साथ मिलकर सरकार चलाना पड़ रहा था। जैसा मैंने कहा कि श्री राहुल गांधी जिस सोच की कांग्रेस चाहते थे, जिस सोच की पॉलिटिक्स लाना चाहते थे, जिस सोच के अमेंडमेंट्स या कई बिल पार्लियामेंट में लाना चाहते थे, वो हम नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं न कहीं हमें कठिनाई थी। वो कठिनाई अब सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं होगा, अब देश देखेगा कि कैसे पेट्रोल की कीमत 50 रुपए हो जाती है, साग सब्जी के दाम कैसे कम होते हैं। यहाँ पर ये आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, इसी से जुड़ा हुआ सवाल प्रकाश जी आपसे है कि बहुत अच्छी बात बीजेपी वाले कह रहे हैं और आप लोग सभी लोग कह रहे हैं कि हमको अकेले बहुमत मिल गया, फिर भी सभी पार्टियों के साथ मिल करके देश को चलाना है। इसमें एक प्रकार का एक्नॉलेजमेंट है इस समस्या का, क्योंकि अब आपको गठबंधन के तौर पर अभी भी क्यों व्यवहार करना होगा मैं बताता हूं। जीएसटी देश को चाहिए, बहुत सीरियस जरूरत है। आपको नीतीश कुमार को भी और पृथ्वीराज चौहान को भी और अखिलेश यादव को भी साथ लेना होगा, पैसे देने पड़ेंगे, जो घाटा उनको होगा, और उसके बाद लागू करना पड़ेगा। क्या इस स्पिरिट में, इस सिंगल पार्टी के लार्जेस्ट बहुमत के बावजूद आप ये कॉमरेडरी दिखाने के लिए तैयार हैं कि आप सभी राज्य सरकारों को हिलाने डुलाने के बजाय इस वक्त जीएसटी जैसे मुद्दे, लैंड एक्विजिशन जैसे मुद्दे और जॉब क्रिएट करने के जैसे मुद्दे, एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन जैसे मुद्दों पर राज्य सरकारों के साथ बराबरी की बात करें? बिल्कुल, मोदी जी ने, आपको याद होगा जब ये कभी रिजल्ट का या कितने सीट मिलेगी इसकी चर्चा भी नहीं हो रही थी, तो शुरू में ही ये कहा कि फेडरलिज्म पर बहुत अन्याय हुआ था, अब हम उसको रिपेयर दुरुस्त करेंगे और पीएम सीएम की टीम होगी। तो इसका मतलब वो यही कह रहे थे कि राज्यों का जो संवेदनाएं हैं, राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करना, राज्यों के संवेदनाओं को समझना। जीएसटी में राज्यों के जो कंसर्न्स थे वो गाड़ी तो आगे बहुत आई है, तो केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का तैयार करना है, टेस्ट करना है, और राज्यों का जो मांगे है वो भी अब लिखित है, सारे ही है, उसको एड्रेस करना है। तो जीएसटी विल भी वो हो सकता है। तो इसलिए ये भूमिका केवल जीएसटी के बारे में नहीं, प्लानिंग के फंड्स देने के मामले में भी राज्यों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, उनकी प्रायोरिटी को ज्यादा बल मिले, इस तरह की बातें हमने तय की है। जी, हम आप यहां पर चुनाव के नतीजों का विशेष कवरेज कर रहे हैं। जनता ने मोदी को पूर्ण बहुमत दिया है। जनता के इस फैसले से एक और सवाल निकल करके सामने आया है, वो ये
कि आखिर कांग्रेस की शर्मनाक हार का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस ने राहुल को अपना चेहरा बनाया, लेकिन ये इतनी बुरी तरह से नाकाम होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिरी दिनों में प्रियंका भी आई, लेकिन उनके बयानों के तीर भी नाकाम रहे। आखिर जनता ने गांधी परिवार को खारिज करके क्या संदेश दिया है? सवाल यह भी है कि क्या राहुल को मनमोहन सरकार की नाकामी का खामियाजा राहुल को भुगतना पड़ा, या फिर उनमें नेतृत्व की क्षमता ही नहीं है? हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और बाकी मेहमान भी हमारे साथ बाहर से जुड़ने वाले हैं। सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में एक तो जबरदस्त आंकड़ा विनोद जी सामने आया है कि जो ब्रेकअवे कांग्रेस है, ममता बनर्जी, वाईएसआर कांग्रेस, शरद पवार कांग्रेस, उन तीनों का आंकड़ा इस कांग्रेस से बड़ा हो गया है इस बार। जी, यानी कि अपने आप में, कांग्रेस जी। पार्टी ने अपने वंशवादी अहंकार में ये कभी रियलाइज नहीं किया कि पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती है और ये दिन देखने पड़े। क्या आप इसे आम चुनाव मानेंगे? क्या ये चुनाव आम थे, सामान्य थे? ये जिस बिल्कुल ही तरह की verdict सामने आ रही है, असाधारण चुनाव है। खास चुनाव थे, ये खास चुनाव थे। थे। तो इस वक्त खास किसी करके को भी खड़ा, कांग्रेस के बीजेपी लिए- किसी को भी खड़ा करती उसने जीत जाना था। कांग्रेस के लिए बहुत खास चुनाव थे। नहीं भाजपा किसी और को जो नहीं, मैं नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, मतलब अगर हम पूनम महाजन को देख लें या वो इस तरह के कैंडिडेट्स, candidates को लोकल देख लें। कैंडिडेट्स। सही बात है। मतलब ये अजूबे सिर्फ दो ही, मुझे दो तीन दिख रहे हैं। अरुण जेटली हार गए, लेकिन और चंदन मित्रा हार गए। ये कुछ अजूबे हैं, पर जो पूरा ट्रेंड है वो ये है कि किसी को भी खड़ा कर दिया तो जीत गया। तो चलिए, ये तो हो गया कि कांग्रेस ने क्या क्या गलतियां की, हमने बहुत बातें की। कांग्रेस यहां से उठ कैसे पाएगी, इस पर कोई विचार पुरुषोत्तम जी? नहीं, देखिए, कांग्रेस अभी वो जो प्रेमचंद जी जो कह रहे थे, और मैं सचमुच बहुत भावुक हो रहा था उनकी भावुकता पर। उस तरह की भावुकता से बाहर निकल के, और इन बातों में कुछ नहीं रखा है कि राहुल गांधी की नीयत बहुत साफ है, राहुल गांधी की योजनाएं बहुत अच्छी हैं। राजनीति में नीयत साफ होने भर से नहीं होता। आपको राजनीति की कितनी समझ है, अपने संगठन की परंपरा की कितनी समझ है, और हम इसको किसी भी रूप में कहें, किसी भी स्ट्रक्चर में, और खास करके कांग्रेस जैसे एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक सर्टेन हायरार्की होती है। उस हायरार्की के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है, किस तरह आप लोगों से काम करते हैं, किस तरह कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, किस तरह जनता के बीच जाते हैं। जब तक इन सब चीजों को कांग्रेस इंटरनलाइज नहीं करती, कांग्रेस का रिवाइवल असंभव है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, धीरज आपसे और संजय आपसे। देयर आर पीपल हु आर कट आउट फॉर सर्टेन थिंग्स। कुछ लोग कुछ काम कर सकते हैं, कुछ लोग वो काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम स्वर्गीय राजीव गांधी की याद करें तो उनका भी ऐसा था, ही वॉज नॉट कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। जिस तरह की राजनीति है, जो पुरुषोत्तम जिक्र करें कि क्या क्या जरूरियात होती हैं, वही लग रहा है कि राहुल गांधी भी ऐसे, ही इज नॉट कट आउट फॉर इट। एक ऐतिहासिक बोझ है जो उन्हें ढोना है। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बोझ ही लगता है उन पे आज भी। अगर आप देखें उनका जो स्टेटमेंट था, वो लग नहीं रहा था, हंस रहे थे, थोड़ा स्माइल सी थी। अगर कोई और पॉलिटिशियन होता, नेता होता जो सीरियसली इन्वॉल्व होता, ऐसी हार के बाद दर्द होता है। मतलब 46 सीट आ गई, आपकी पार्टी सबसे बुरी हार है, लेकिन उनको पता है एक और दिन आएगा, उनके नेतृत्व में एक और चांस मिलेगा। इसलिए वो जो आग है, अंदरूनी आग, उनमें है नहीं, और वो आर्टिफिशियली नहीं जाग सकती। जी संजय, मुझे लगता है वो सेंसिटिविटी का अभाव, जैसा धीरज भी कह रहे थे कि इतनी बड़ी हार हुई, आप कुछ दो चार लाइन और बोलते, पार्टी के हार के बारे में जिम्मेवारी लेते, लेकिन बिल्कुल लगता है जैसे खाना पूर्ति आप कर रहे हैं। एक बिल्कुल दो या तीन लाइनों का एक रिकॉर्डेड सा मैसेज, और वो आपने मैसेज प्ले किया और फिर वापस चले गए। चर्चा जारी सेंसिटिविटी एक नहीं। छोटा सा पॉइंट यहाँ रेज करना चाहता हूँ। इस चर्चा के लिए हमको थोड़ा एमुनिशन मिल जाएगा अगर हम ये सुन लें कि जयराम रमेश ने क्या फरमाया है। हमारी संवाददाता पल्लवी घोष ने उनसे बात की है, जयराम रमेश को सुनते हैं। कांग्रेस का ये सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है, और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हमारे साथ है जयराम रमेश। जयराम जी, किसको जिम्मेदार मानेंगे? राहुल गांधी, क्योंकि वो चेहरा थे आपके प्रचार का? व्यक्तियों पर बात करने के लिए मैं समझ रहा हूँ ये समय नहीं है। जो हमारी हार हुई है, मैं मानता हूँ बहुत बुरी हार हुई है। हम उम्मीद नहीं करते थे कि अगर हम हारेंगे, इतनी बुरी तरीके से हारेंगे। ये बात सही है, पर अभी विश्लेषण करने का समय है। आपके पास लोकसभा में कोई ताकत ही नहीं रही। ये एक ऐसा गवर्नमेंट, ऐसी सरकार होगी जिसपे कोई लगाम नहीं लगा पाएंगे आप लोग। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ, 30 साल पहले 1984 में बीजेपी के 2 MP थे। दो लोकसभा में 2 MP थे, तो तब भी बीजेपी एक नेशनल पार्टी थी। तो कांग्रेस पार्टी को
नेशनल पार्टी सिर्फ सीटों के नजरिए से मत देखेगा। मैम, बहुत सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं जो इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं क्योंकि वहां पे उनका परफॉर्मेंस बहुत। क्या आपको लगता है राहुल गांधी को भी इस्तीफे का पेशकश करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। मैं अभी भी मानता हूं लोकसभा चुनाव। देखिए तेलंगाना में, देखिए पंचायत इलेक्शन में हम कामयाब हुए हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शन में हम कामयाब हुए हैं, पर असेंबली में हम कामयाब नहीं हो पाए। राहुल गांधी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अलग, ये लोकसभा चुनाव अलग हैं, असेंबली चुनाव अलग है। मैं समझता हूं जो मुद्दे असेंबली चुनाव में आते हैं वो अलग हैं। तो सिर्फ ये कहना कि मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए, ये गलत है। इस्तीफा देने का वक्त नहीं है ये गंभीर तरीके से विश्लेषण का वक्त है। मुझे हैरत होती है कि यही हाल कांग्रेस का दिल्ली असेंबली चुनाव के वक्त भी था। वो नहीं देख पाए थे कि इतनी बुरी हार होने जा रही है। इस दफे भी नहीं देख पाए हैं कि इतनी बुरी हार होने जा रही है। मैं पहले आकार में आप पर आना चाहता हूं, फिर मैं आप पर आता हूं पुरुषोत्तम। मैं जो आपने इनका पूरा वक्तव्य सुना और जो मैं पहले बात कर रहा था कि यू कट आउट फॉर सर्टेन थिंग्स, यू नॉट कट आउट फॉर सर्टेन थिंग्स। आप मुझे कहें कि आप डिफरेंशियल कैलकुलस पर प्रोग्राम करो, आई एम नॉट कट आउट फॉर इट। तो क्या समय आ गया कि कांग्रेस जैसे इंग्लैंड की रानी महारानी है, वैसे ही नेहरू गांधी परिवार को एक टाइटुलर फिगर हेड बना के रखे और काम वो लोग करे जिन्हें आता है राजनीति का। देखें, जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया राहुल जी ने, कांग्रेस परफॉर्मेंस वाज प्रीटी बैड, ये कॉफ़ी शॉप की भाषा है। प्रीटी बैड क्या होता है? एक आप आ रहे हैं पहले इतनी बड़ी हार के बाद, ना तो आप अपने एमपीज़ को आपने कुछ कहा, इतने करोड़ों लोगों ने आपको वोट दिया, ना आपने उनके लिए कोई शब्द थे आपके पास। दूसरी बात है कि कांग्रेस का काम क्या है? सेवा दल कोई भी काम नहीं करती, यूथ कांग्रेस का कोई भी काम नहीं है। आप देखें तो भाजपा गुजरात में चिपकी हुई क्यों है 20 सालों से? उसका एक कारण यह है कि ट्राइबल बेल्ट में जाकर अकेले रहकर विद्यालय चलाने वाले संघ के लोग हैं। अब हम में से काफ़ी ऐसे लोग हैं, मैं एक हूं, जो संघ को डिसलाइक करते हैं, पर वो लोग काम करते हैं। कांग्रेस वाले घर से निकलकर क्या करते हैं कोई नहीं जानता जी। राहुल जी का एक काम था कि वो कांग्रेस के लिए एजेंडा बनाए कि कोई नॉन पॉलिटिकल काम करे, ना कि सिर्फ चुनाव लड़े। ये काम उनसे नहीं हुआ। पुरुषोत्तम, कांग्रेस ने पसीना बहाना बंद कर दिया था बहुत साल पहले ही और कट गए थे। आपने जयराम रमेश का वक्तव्य भी सुना, आपने मेरा सवाल भी सुना, आकार ने जो कहा वो। हाँ, मैं असल में दो बातें कहना चाहता हूँ। जयराम रमेश और बहुत सारे कांग्रेस प्रवक्ता ये कहते सुने जा रहे हैं कि सन 84 में बीजेपी की 2 सीटें रह गई थी। वो ये भूल जाते हैं कि सन 84 के पहले, मिसाल के तौर पर सन 67 में बीजेपी के पास कुल मिला के 35 सीटें थी उस समय की लोकसभा में, और उससे उस समय की जनसंघ ने बहुत बड़ा परफॉर्मेंस मांगा था। तो 35 से 2 और फिर आज। इसके पीछे एक जो चीज है वो आज नरेंद्र मोदी के भाषण को आप याद कीजिए। भाजपा अपने सारे उतार चढ़ावों के बावजूद आरएसएस के कारण, क्योंकि भाजपा आरएसएस परिवार का एक हिस्सा, एक सदस्य है, ये बात आज राजनाथ सिंह ने भी कही, तो एक बहुत क्लियर कट आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक कोर पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। उस कोर पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन में आज आपने डेवलपमेंट जोड़ लिया, 20 साल पहले कुछ और जोड़ रखा था, तो उसके हिसाब से भाजपा चल रही है। इसलिए भाजपा 2 रहे या भाजपा 200 हो जाए, भाजपा का वो कोर पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन तब तक रहेगा जब तक कि इस देश की साइके में उसकी गुंजाइश है। कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि आज भी, जैसे आकार ने कहा, आप ना तो अपने वोटर्स को धन्यवाद दे रहे हैं, ना अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं, ना आप ये तक कह पा रहे हैं कि ये केवल हमारी हार नहीं है, और अगर हमारी हार है तो हमारे लिए ज्यादा चिंताजनक इसलिए है कि हम पिछले 125 साल से जिन वैल्यूज को, नेशनहुड के जिन आइडियाज को, जो बात आप पहले कर रहे थे, उनको लेकर चलते आए हैं। ऐसा लगता है कि इस चुनाव में वो पिछड़ गए, कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं विनोद जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक तरह के स्वयंसेवी संगठन में, एक तरह के एनजीओ में बदल गई है, वो पॉलिटिकल पार्टी रही नहीं गई है। संजय, वही मैं पॉइंट रेज कर रहा था कि जैसे क्वीन एलिजाबेथ हैं, वो टाइटुलर फिगर हेड है एक, वो राजकाज नहीं चलाती हैं खुद, उसके लिए सरकारें हैं। तो राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, इनको आप टाइटुलर हेड बना के रखिए अगर आपकी मजबूरी है। ये कांग्रेस वालों में कह रहा हूं। लेकिन जो लोग राजनीति करना जानते हैं
काम उनको करने दीजिए, डिसीजन मेकिंग उनकी हो। क्या ये ऐसा संभव हो पाएगा, या क्या यही रास्ता है कांग्रेस के दोबारा खड़े होने का? विनोद जी, आपने बहुत सही कहा। अगर इस कांग्रेस को, फैमिली लेड कांग्रेस को बचना है, तो अब इस मॉडल पे जो ये दसियों बरस से डिस्कस करते हैं, कभी करते नहीं, अब इस पर आना ही पड़ेगा इनको। दो और पॉइंट रखना चाहता हूं आप लोगों के रिएक्शन के लिए। अब प्रेमचंद जी से भी पूछते हैं हम लोग। पहला पॉइंट ये है कि हम लोग इस पर नहीं डिबेट करें ज्यादा कि कांग्रेस पार्टी ये जो है, ये फैमिली लेड रहेगी या नहीं रहेगी। फैमिली लेड नहीं रहेगी तो कांग्रेस बन जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि ये कांग्रेस फैमिली लेड ही रहेगी, उसको छोड़ देते हैं, कितने की भी रहेगी। ठीक बात है। यहां से दोबारा खड़ी होने की कोई कहानी, कोई प्लॉट, कोई स्क्रिप्ट उपलब्ध है क्या? क्योंकि अपोजिशन की पॉलिटिक्स भी बड़ी मजेदार पॉलिटिक्स होती है, वो करने की ऊर्जा और समझ भी इनमें है क्या विनोद जी? मुझे तो ये लग रहा है कि पहले तो 54 सीटें कम से कम चाहिए प्रमुख विपक्षी पार्टी बनने के लिए, वो भी इनके पास नहीं आ रहे, 44 आ रही हैं। ठीक है। दूसरे, मैं ये नहीं कह रहा कि जो नई सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी की वो बेलगाम होगी, लेकिन अंकुश लगाने वाला कोई बहुत कम होगा, बहुत कम लोग होंगे। ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के अपॉर्चुनिटी है। जी, बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी अभी कुछ देर पहले आपके कार्यक्रम में यही बात कर रहे थे कि चिंता का विषय ये होना चाहिए कि विपक्ष नहीं है, प्रमुख विपक्ष नहीं है। लेकिन एक रास्ता हो सकता है। अभी भी 13 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, शायद महाराष्ट्र, हरियाणा में इस साल के एंड में हार जाए, लेकिन राज्य सरकारें हैं, तो वो एक बेसिस बन सकती हैं ऑपोजिशन का। अगर पार्लियामेंट में, संसद में नंबर नहीं है तो राज्य सरकारें भी काफी इन्फ्लुएंशियल होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कांग्रेस का कि राज्य स्तर के लीडर्स को उभरने ही नहीं देते, 10 जनपद से अपॉइंट करते हैं। खाली एक सिद्धरामैया है जो अपने बल पे खड़े हुए हैं, लेकिन जब तक राज्य से अपने लीडर नहीं आएंगे, जैसे वाईएसआर राजशेखर रेड्डी 2 बार उन्होंने यूपीए को सत्ता में पहुंचाया, 2004 2009 में 33-35 सीट लाके आंध्र प्रदेश। जब तक वैसे नेता नहीं आएंगे तो ये परिवार सत्ता में नहीं आ पाएगा। जब तक वो ना समझे तब तक कांग्रेस राख से नहीं उभरेगी। मैं पुरुषोत्तम आपसे एक बात मैं ये जो जानना चाहता हूं वो ये है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो या सुधांशु त्रिवेदी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर। उधर से पीएम और सीएम की जो गठबंधन है उसकी बात भी करी है नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने ऐतराज भी जताया था कि जब भी सीएम की मीटिंग होती थी तो चीफ मिनिस्टर नीचे बैठते थे, स्टेज पर प्रधानमंत्री कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठते थे। तो अगर, जैसे आकार भी कह रहे थे कि अगर कुछ होना है तो राज्यों के जरिए ही होगा। क्या कांग्रेस, जिसका जिक्र कर रहे हैं कि 11 राज्यों में, ऐसी दानिशमंदी दिखाने की हालत में रहेगी? क्या ऐसी दानिशमंदी दिखाएगी कि अब हो गया, अब आप अपने जख्म चाटिए बेशक, लेकिन जो काम करने हैं वो आपको मिलकर करने हैं सरकार के साथ? देखिए, असल में कांग्रेस के लिए एक कसौटी यही होगी कि एक तरफ तो इस बहुत ही अपमानजनक हार के बावजूद आप केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें और उस तरह की चोटों को चाटने के बावजूद करें। दूसरा ये कि जहां चुनाव अब होने वाले हैं, चाहे हरियाणा, चाहे महाराष्ट्र, चाहे कोई भी और राज्य, वहां खुदा के वास्ते चुनाव एनजीओ की तरह ना लड़े, चुनाव एक राजनीतिक पार्टी की तरह लड़े। या उनको लड़ने दे जिन्हें आता है लड़ना। एग्जैक्टली वही जो आप बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरह से मैं कह रहा हूं जी। आप चुनाव खैरात के आधार पर ना लड़ें, आप चुनाव एक डेफिनेट पॉलिटिकल प्रोग्राम, एक डेफिनेट कल्चरल प्रोग्राम के आधार पर लड़ें और कहें कि ये हमारा प्रोग्राम है, हम इस पर आपका वोट चाहते हैं, या तो आप खैरात के बदले में वोट चाहते हैं। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है आकार कि ऑपोजिशन पार्टी जरूरी है, जो इस वक्त नहीं है। इनकी सूरतें देखें आप, ना तो कोई दुख है, ना तो कोई भूख है। ये कई लोग ऐसे होंगे जो जाकर आज कहेंगे उनसे कि 10 साल तो था ना अपना राज, अभी 5 साल बैठते हैं वहां, ये खराब करेंगे, ये खराब करेंगे तो हमको मौका मिलेगा और हम जीत के आ जाएंगे। हमको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि आपका एक पॉलिटिकल प्रोग्राम, एक कल्चरल प्रोग्राम और उसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह व्यवहार करने का संकल्प। अच्छा, कांग्रेस के जब तक वो नहीं है कहां से भाई? पुरुषोत्तम जी, कांग्रेस के इस प्रकार की क्राइसिस का एक मतलब ये है कि पूरा आजादी के बाद से नेहरूवियन फिलॉसफी को लेके हम लोग साथ चले हैं। मान लिया है कि ये, जैसे कहते थे राहुल गांधी, कि ये हमारा डिफॉल्ट पेज है, कांग्रेस पार्टी जो है देश का डिफॉल्ट पेज, डिफॉल्ट प्रोग्राम है। आपको लगता है कि ये सो कॉल्ड नेहरूवियन फिलॉसफी अब बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऊर्जा दिख ही नहीं रही है कि इसको संभाले? नहीं, ये एक हिंदुस्तानी सोच है। एक सेक्युलर लफ्ज तो बहुत बार इस्तेमाल होता है, प्लूरलिज्म जो है, किसी और के घर के बाजू में रहना, ना कि उस पे जाके थूकना, ये संस्कृति है हमारी, ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की। ये दुख की बात है कि कांग्रेस कहती है कि ये सिर्फ ये कांग्रेस की सोच है, ये नेहरूवियन सोच नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी सोच है। तो कांग्रेस के होने ना होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर इस पर फर्क पड़ा और इस पड़ने वाले फर्क का दूर तक भी संबंध लोग भाजपा और मोदी से जोड़ पाए तो भाजपा और मोदी की ये जो जीत है ये बहुत ही भयानक पराजय में भी बदल सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान एक आप कह सकते हैं कि होपलेसली प्लूरल सोसाइटी। एब्सोल्युटली, आप चाहें तो भी इसको उसमें नहीं डाल यही बात संजय आपने आज सुबह आप ही ने उठाई थी कि जैसा हिंदुस्तान है, जैसे देश है, इसको ज्यादा हिलाया डुलाने की कोशिश अगर कोई करें नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आप देखें, अगर मोदी एक्चुअली बिलीव करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत या जो भी बोलते हैं वो, तो एक्चुअली दंगा करा के या लोगों को बांट के नहीं होगा। वो कांग्रेस का जो बेस है इस इलेक्शन में लगता है काफी हद तक SC ST जो कांग्रेस का बेस होता था यूपी बिहार में वो खींचा है मोदी जी ने। तो अगर माइनॉरिटीज हैं जो और बाकी हैं उनको भी खींचने की कोशिश करेंगे राजनीति के थ्रू, कंस्ट्रक्टिव राजनीति के थ्रू। संजय जी, देखिए हम यहाँ बात कर रहे थे कि अभी भी कांग्रेस 12 राज्यों में उनकी सरकार है और अभी अगले 3-4 महीने में कई जगहों पे चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन इन 12 राज्यों में कोई अहम राज्य है जो 2-3 दूसरे राज्य में अगर दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री तो उसको कमजोर करो, उसको सहायता मत दो। माननीय मोदी जी के खिलाफ भी जो अभियान चलाया उन्होंने, लगातार अटैक किए, पर्सनल अटैक, अपने काम का जवाब दिया नहीं, तो जनता ने इसका